देखिए, आज आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिक्र दिखाते हैं। पूरी दुनिया में शांति लाने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में 100 घंटे से जल रहे एक शहर को काबू में नहीं कर पा रहे। बात लॉस एंजलिस की हो रही है, जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और ट्रंप फ्लॉप साबित हो रहे हैं। लॉस एंजलिस में 4 दिन से अशांति थम नहीं रही है। दंगे पर कंट्रोल के लिए नेशनल गार्ड्स के अलावा 700 मरीन्स उतार दिए गए हैं। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में राजनीतिक बवाल हो गया है। सबसे पहले लॉस एंजलिस से हिंसा के चौथे दिन वायरल कुछ तस्वीरें। ध्यान से देखिए आप इन तस्वीरों को। यह डाउनटाउन लॉस एंजलिस का एक बहुत पॉश इलाका है और वहां से वायरल वीडियो है। यहां कई नकाबपोश उपद्रवियों ने शोरूम के अंदर धावा बोल दिया और जिसके हाथ में जो भी सामान लगा, जूता, कपड़े वगैरह, वो लेकर रफी चक्कर होने लगा। लॉस एंजलिस में लूट का दूसरा वीडियो हम आपको यहां पर दिखाने वाले। ध्यान से देखिए। एप्पल स्टोर में, ऊपर देख रहे हैं आप, एप्पल स्टोर, और इत्तेफाक देखिए, कल एप्पल ने एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया। एप्पल स्टोर में घुसकर यहां भी बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई। पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा तो ये दंगाई भागते नजर आए। सोचिए, इसी एप्पल के सीईओ टिम कुक को ट्रंप ने भारत में प्लांट न लगाने की धमकी दी थी। लेकिन एप्पल के स्टोर अमेरिका में कितने सुरक्षित हैं, आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रंप सरकार की डिपोर्टेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे लोगों ने चौथे दिन भी गाड़ियों में आगजनी कर दी। ये देखिए अब आप, और बड़े तसल्ली से। जलते लॉस एंजलिस का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है, इनके निशाने पर गाड़ियां हैं। जैसे ही इन्हें कोई गाड़ी दिखती है उसमें तुरंत आग लगा दी जाती है। सड़क पर आगजनी से दहशत का माहौल है। यह उस अमेरिका का हाल है जो दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र होने का दम भरता है, और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नोबेल पीस प्राइज का सबसे मुनासिब हकदार अपने आप को समझते हैं। लेकिन ट्रंप के विरुद्ध अमेरिका के अंदर कई खेमे तैयार हो चुके हैं। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है और अब 700 मरीन कमांडो भी उतार दिए हैं। मतलब अमेरिका की धरती पर ही अमेरिकी सैनिक उतारे गए हैं। ट्रंप के इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसी वजह से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा है कि ट्रंप ने बिना किसी अनुरोध के मरीन्स और नेशनल गार्ड तैनात करने का ऑर्डर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप इस तरह के फैसले लेकर तानाशाही कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि लॉस एंजलिस की शांति के लिए यह महान निर्णय लिया गया है। गेविन न्यूसम ने ट्रंप को कहा कि वो असंवैधानिक तरीके से तैनात नेशनल गार्ड्स को तुरंत हटा लें, लेकिन ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि देश का कानून राष्ट्रपति को नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का अधिकार देता है और ट्रंप ने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने आशंका जताई है कि ट्रंप अपने राजनीतिक हितों के लिए मामले को और भड़काना चाहते हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि गवर्नर न्यूसम दंगे रोकने के काबिल नहीं है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसका जवाब देते हुए गेविन न्यूसम ने कहा कि वो अमेरिका के लोगों को अपनी ही सेना से धमकाने की मूर्खता का विरोध करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत पीछे हटना होगा और अपने अवैध आदेश को तुरंत वापस लेना होगा। दोनों तरफ से हो रही इस बयानबाजी पर यकीन नहीं। लॉस एंजलिस में ट्रंप अपने 3 फैसलों के कारण घिरते दिख रहे हैं। उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी और अप्रवासियों के खिलाफ रेड को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर उनका सियासी विरोध हो रहा है। और अब सरकारी भवनों पर मरीन्स की तैनाती से भी राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। जहां तक बात नेशनल गार्ड्स की जा रही है, तो अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी हिंसा, विरोध प्रदर्शन या दंगों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जा सकती है, लेकिन इसमें केवियट है। ऐसा आमतौर पर राज्य के गवर्नर के अनुरोध पर किया जाता है। 1992 में हिंसा के बाद लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई थी। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसके लिए राज्य के गवर्नर का अनुरोध था। बिना राज्य के अनुरोध के आखिरी बार 1965 में नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई थी, जब राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अल्बामा राज्य में ऐसा किया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने खड़ा फैसला लिया है, जो कि अमेरिका के इतिहास में पिछले 60 साल में नहीं हुआ था। देखिए, ट्रंप अपने फैसलों पर यू टर्न लेने के लिए बदनाम है। जो ट्रंप अभी लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को करने को लेकर जिस डिसीजन को संवैधानिक बता रहे हैं, वो 2020 में कह रहे थे कि बिना किसी गवर्नर के अनुरोध के राज्य में नेशनल गार्ड्स नहीं भेजे जा सकते।
ट्रंप के विरोधी उन्हीं के पुराने वीडियो के बहाने उनको घेर रहे हैं। वैसे लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडोज भेजे जाने पर थोड़ी देर पहले ट्रंप ने सफाई दी है। कहा कि अगर उन्हें सैनिक ना भेजे होते तो लॉस एंजलिस में 25,000 घर जलकर राख हो जाते। वैसे लॉस एंजलिस तो इस दावे के बाद भी चल रहा है। हिंसा, लूटपाट, आगजनी तो अब भी जारी है। पहले लॉस एंजलिस दंगे की आग से जल रहा था, अब पूरे अमेरिका में इस दंगे की राजनीतिक चिंगारी भड़कनी शुरू हो गई। अब बात पाकिस्तान के उस डर की करते हैं, उस खौफ की करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान सरकार अपने जख्मों पर मरहम की जगह बारूद लगाने की तैयारी में है, जो कि जलेगा ज्यादा। यह फैक्ट है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% तक बढ़ा दिया है। सोचिए, घर में नहीं है दाने, वो चले बंदूक चलाने। जो पाकिस्तान IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज मांगकर खाना खाता था, अब उधारी के पैसे से अपने लोगों को रोटी और दाल खिलाने के बजाय अपने गोदाम में बारूद भरने की तैयारी कर रहा है और अपनी फौजों की जेब में पैसे। सवाल है कि यह पाकिस्तान की सनक है या मजबूरी? जवाब वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी डिटेलिंग देते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि वो उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसकी सुरक्षा नीति पर करारी चोट थी। अमेरिका के इंडो पैसिफिक फोरम ने इस पूरे मामले पर गहराई से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया के कई थिंक टैंक, सैटेलाइट इमेज और एक्सपर्ट्स की राय शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी 20% प्रॉपर्टी खो दी है, और वो भी सिर्फ 88 घंटे में। इसके अलावा रिपोर्ट में खासतौर पर कहा गया कि पाकिस्तान ने जिन चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, वो नाकाफी साबित हुए। इसीलिए जो पाकिस्तान IMF के लोन पर अपना पेट भर रहा है, अब वो जनता के मुंह से निवाला छीनकर सेना के लिए हथियार खरीदने की तैयारी में है। वैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि डिफेंस बजट बढ़ने से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मोटी कमाई कर सकेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अपना रक्षा खर्च बढ़ाया है जब उसका कर्ज बढ़कर 76,000 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का तर्क है कि उसे भारत से अपनी सुरक्षा का खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी आतंकी सोच और उसके मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज से असली खतरा है। रही बात भारत से खतरे की, तो भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर पहले हमला नहीं किया है। ये पाकिस्तान की सैन्य सोच का नतीजा है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक बढ़ते और फल फूल रहे भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के पैकेज से चल रही है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह उधार के पैसों पर टिकी है। उसने IMF से 25 बेल आउट पैकेज लिए हैं, जो कि रिकॉर्ड है, किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया, जिनकी कुल राशि करीब 44.57 अरब डॉलर है। इतनी बार बेल आउट पैकेज दुनिया में किसी देश को नहीं मिला। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक विकास बैंक भी 38.8 अरब डॉलर का कर्ज उसके ऊपर है। अपने सबसे करीबी मित्र चीन से तो पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज लिया हुआ है, और यूरो बॉन्ड जैसे कर्जदाताओं से 7.8 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के सिर पर है। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE और बाकी देशों से भी समय समय पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए कर्ज लेना अब उसकी बुनियादी जरूरत है, और कर्ज के पैसों से आतंक फैलाना उसका राष्ट्रीय ध्वज। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एयरक्राफ्ट उनके चले गए हैं, उनके रेडार सिस्टम वगैरह जो है नष्ट हुए हैं। तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उनको, और ये मुझे लगता है ये मेकअप करने की एक ही तरीका है उनका, ये डिफेंस, ये अपने जो नेशनल बजट है वहाँ से ये और अपने डिफेंस के लिए पैसा लेंगे। और बेशक पाकिस्तान की बाकी ज़रूरतें पूरी ना हो, वो एजुकेशन में पूरी ना हो, मेडिकल में पूरी ना हो, साइंटिफिक एडवांसमेंट में पूरी ना हो, लेकिन आर्मी की ज़रूरतें पहले पूरी होंगी, उसके बाद बाकी देश की देखभाल होगी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करता रहता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और पिछले कुछ सालों से तुर्की पाकिस्तान का पार्टनर इन क्राइम भी बन चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा कि आखिर किस तरह पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के आगे ये ड्रोन फेल साबित हुए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के दिल में भारत के लिए जहर भरा है, और वो इतना है कि वो भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। भारत विरोध में राष्ट्रपति अर्दोगान ने सारी हदें क्यों पार कर दी? क्या दुनिया में कट्टरता के मास्टरमाइंड अर्दोगान है? आज हम फिक्र की फाइल में इसे डिकोड करेंगे। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में पता चला है कि तुर्की बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को पैसा दे रहा है। मतलब जिस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, जिसने सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया, जिसने बांग्लादेश से उसकी पहचान और उसके अतीत को मिटाने की कोशिश की, वो जमात इस्लामी अचानक अर्दोगान के लिए बहुत प्रिय हो चुका है। यह अर्दोगान का वो भारत विरोधी प्लान है जिससे तुर्की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक आतंक फैलाना चाहता है। आज इस खबर की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई। यानी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में जमात इस्लामी के आतंकी भी चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। अगले वर्ष बांग्लादेश का प्रधानमंत्री एक आतंकी भी चुना जा सकता है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की जमात के आतंकियों को हथियार दे रहा है, तुर्की जमात को राजनीतिक मदद दे रहा है। तुर्की की खुफिया एजेंसी जमात की वैचारिक और सैन्य मदद कर रही है। तुर्की ने ढाका में जमात का नया दफ्तर बनाने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए भारी भरकम फंड भी भेजा है। तुर्की ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत के पूर्वोत्तर में आतंक फैलाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ढाका में कथित तौर पर तुर्की के एक एनजीओ समर्थित इस्लामी समूह ने सल्तनत ए बांग्ला के बैनर तले एक नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश को बढ़ावा दिया गया है। इस मैप में म्यांमार का आराकान राज्य, बिहार, झारखंड, ओडिशा और भारत का पूरा पूर्वोत्तर इलाका शामिल है। यह नक्शा कथित तौर पर ढाका के विश्वविद्यालय हॉल में दिखाई गया है जहां बड़ी संख्या में छात्रों का आना जाना लगा रहता है। तुर्की की इस साजिश को भारत विरोधी प्लान से कैसे जोड़ा जा रहा है यह भी समझ लेते हैं। कुछ दिनों पहले तुर्की दौरे पर जमात का नेता सादिक कयाम पहुंचा था, जबकि बांग्लादेश के एनएसए भी तुर्की के दौरे पर गए थे। सादिक कयाम को तुर्की में हथियार गोदामों और फैक्ट्रियों में ले जाया गया था, जबकि बांग्लादेश के एनएसए ने भी तुर्की में हथियार फैक्ट्री का दौरा किया था। आपको बताना जरूरी है कि तुर्की पैन इस्लामिक एजेंडे को साउथ एशिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। धार्मिक वर्कशॉप कराई जा रही है, स्कॉलरशिप बांटी जा रही है, इस्लामिक संस्थानों पर जमकर पैसा लुटाया जा रहा है। ये उसके सॉफ्ट टेररिज्म का हिस्सा है जो बिना गोली चलाए जिहादी सोच को पनपने देती है। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसे समझते हैं। वातावरण जो है वो इस तरह का है कि वो हमारे मित्र हैं, मित्र देश है। अब वो मित्र देश नहीं रहा, वो बार बार धमकियां दे रहा है और रेडिकल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो वो बहुत समय से इसमें लगा हुआ है, रेडिकलिज्म में वो लगा हुआ है, तो इसलिए चिंता का विषय है। तुर्की एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में वहां की संसद में पिछले साल बाकायदा ये बात कही गई कि भारत से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ तुर्की का ही नुकसान हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस बायर, ऐसे में अगर भारत ने हमारा विरोध किया तो हमारा नुकसान होगा, ये तुर्की के कई सांसदों का कहना है। अब एर्दोगान इसको कितना सुनते हैं ये देखने वाली बात है। पीएम निवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां अब से कुछ देर पहले, इन तस्वीरों को देखिए अब आप, दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकवाद की फाइल खोलने के बाद लौटे प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 टीमों ने 33 देशों में भारत के लिए कूटनीतिक मुहिम चलाई, जिन्हें आज प्रधानमंत्री ने डिनर पर बुलाया। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर लौटे डेलीगेशन से फीडबैक लिया। सभी दलों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। ये देखिए, तस्वीरें उसी की आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों की 7 लोक कल्याण मार्ग पर मेजबानी की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न देशों में हुई अपनी बैठकों के बारे में बताया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यों से कहा कि विपक्ष के इतने सारे लोगों का ऐसे प्रतिनिधिमंडलों में जाना भारत की ओर से एक बड़ा संदेश है।
भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। भारत की कहानी के बारे में बात करने के लिए ऐसे और प्रतिनिधिमंडलों या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया भर में जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इन दलों के साथ चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती और प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सराहना की। आनंद पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आनंद, एक बड़ी अच्छी पहल और एक बहुत अच्छी मैसेजिंग दुनिया भर में। जी बिल्कुल, और जिस तरह से देशों का चुनाव किया जाता है भारत ने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने के लिए, वो भी बताता है कि ये ऐसे देश या तो जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्य हैं या फिर संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य हैं या फिर आने वाले दिनों में ये अस्थायी सदस्य बनने वाले हैं। यानी कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको लेकर यूएनएससी के जो सदस्य हैं या सदस्य बनने वाले हैं टेम्परेरी या परमानेंट, उनको जाके भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने बताया कि कैसे भारत में पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और अपने आतंकियों को यहाँ पे भेजता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री इन प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मिले, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। वो भले शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो या फिर बीजेपी या फिर एनडीए के सहयोगी जो दल है उनके सदस्य हो, प्रधानमंत्री सबसे गर्मजोशी से मिले। सबसे प्रधानमंत्री उनका फीडबैक लिया, उनके दौरे को लेकर क्या क्या खास बातें रही, प्रधानमंत्री ने सबसे जाना। और उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया को ये मैसेज देने में सफल रहा है कि आतंकवाद और खासतौर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर पूरा देश और यहाँ तक कि भारत के सभी दल जो है वो एकजुट है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और प्रतिनिधिमंडलों को विदेश जाना चाहिए जो कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दुनिया के सामने रख सके। उन्होंने कहा कि जब दुनिया, भारत के अलग अलग विपक्षी दलों के नेता एक साथ जाके भारतीय कहानी दुनिया को बताते हैं, दुनिया वालों को भरोसा होता है और पता चलता है किस तरह से भारत विविधता के बावजूद भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। United we stand and united we reply to all the enemy tactics। यानी एक साथ हैं और जब कोई ऐसी घटना होती है जो भारत के विरोध में है तो एक साथ होकर जवाब दिया जाता है। फिक्र में अब आज की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया है। वो सियासी फाइल जिसमें महाकुंभ 2025 एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह एक मीडिया रिपोर्ट है जिसके आधार पर विपक्ष तीखे सवाल दाग रहा है। सवाल यह है कि महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर जो भगदड़ मची थी, क्या उसमें मारे गए लोगों की संख्या छिपाई गई? क्या भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर यूपी सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला? क्या मौत के आंकड़े को छिपाने के लिए यूपी सरकार ने 5-5 लाख रुपए कैश बांटे? ये सारे सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 82 लोगों की मौत हुई थी, जबकि यूपी सरकार का आंकड़ा कहता है कि भगदड़ में सिर्फ 37 लोगों की मौत हुई थी। इस मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की खबर अचानक से ट्रेंड करने लगी है। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जिसे तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82 का नाम दिया। इसमें उन्होंने लिखा, सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। बीजेपी आत्ममंथन करे और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा, अनकोट। ये अखिलेश यादव ने लिखा। हालांकि वो इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कोट, महाकुंभ में मौत और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है, अनकोट। फिर से कोट, सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, अनकोट। फिर से कोट, झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता, अनकोट। कांग्रेस ने भी मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि यूपी की सरकार आंकड़े छुपा रही है। नहीं, असल में 82 लोगों की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु क्यों छुपाई गई? 37 लोगों को 25-25 लाख दिए गए। इन बेचारे गरीबों को 5-5 लाख कैश में देकर, गड्डियां देकर
आपने उनसे साइन करा लिया और ये बोला कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। यूपी सीएम पहले इस बात का जवाब दे। यूपी सीएम, ये बहुत बड़ा पाप है किसी की मृत्यु छुपाना। 26 लोग ऐसे हैं जिनको आपने कैश दिया और लेकिन उनको मृतकों में शामिल नहीं किया। तो आखिर हमारे अपने लोग हैं, अपना खून है, क्या अपनों के साथ भी अन्याय करेंगे? क्या अपनों का भी हम सम्मान नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए सरकार को इस पे भी आके बताना चाहिए कि जो कैश दिया गया वो कहाँ से आया, जैसा कि समाजवादी पार्टी बार बार पूछ रही है, हम लोग पूछ रहे हैं। दूसरा कि आपने 26 लोगों को उसमें मौत के आंकड़ों में शामिल क्यों नहीं किया? धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं और इसीलिए आरामगाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। कभी स्टैम्पेड हुआ, कभी आग लगा, एक के बाद। तो उस टाइम पे ये सवाल उठा था एक्चुअल डेथ नंबर क्या है, डेथ टोल। आज जब ऐसा कोई फिगर आया तो हो सकता है और भी ज़्यादा है, तो ये तो पूरा ठीक तरह से छानबीन करना पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी भगदड़ मामले में योगी सरकार को फटकार लगा चुकी है। 2 दिन पहले इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की क्लास लगाई थी। राज्य सरकार और प्रशासन ने भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन पीड़ित का दावा है कि अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जब यह विषय आया तो उसने सरकार के रवैये को ठीक न मानते हुए इसे नागरिकों की तकलीफ को लेकर उदासीन रुख बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने योगी सरकार से 2 स्पष्टीकरण मांगे। पहला, आम नागरिकों की कोई गलती नहीं तो फिर मुआवजा मिलने में देरी क्यों है? दूसरा, सरकार कोर्ट को 28 जनवरी को मरने वाले सभी मृतकों और मरीजों का ब्यौरा दे। कोर्ट ने टिप्पणी उदय प्रताप सिंह नाम के एक शख्स की याचिका पर की है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस साल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची। संगम नोस पर हुई भगदड़ में सरकार ने 37 लोगों की मौत की पुष्टि की। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे और मृतक हैं जिनका नाम मृतक लिस्ट में नहीं है। इस वक्त 9 बड़ी खबरें क्या हैं, बहुत तेजी से सिर्फ 2 मिनट में आपको अपडेट कर देते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लीन से मुलाकात की है। इसके बाद ईयू के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहकर बुलाया। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि आतंक अगर भारत पर हमला करेगा तो हम उन पर एक्शन लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि ऊर्जा बचत की दिशा में बहुत जल्द टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन का नया प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत पूरे देश में एसी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक सीमित रहेगा। यानी एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं किया जा सकेगा और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकेगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में जातिगत आंकड़े फिर से जुटाएगी। राज्य में जाति सर्वे हो चुका है, लेकिन कुछ समुदायों ने आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। इन समुदायों की चिंता दूर करने के लिए सिद्धरामैया सरकार जातिगत डेटा फिर से एकत्रित करेगी। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब केंद्र सरकार भी जाति जनगणना करवाने वाली है। भारत की लगातार बढ़ रही आबादी पर यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया। यूएन ने कहा है कि भारत में बर्थ रेट में गिरावट के बाद भी आबादी तेजी से बढ़ रही है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2025 में 146 करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। देश की कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। प्रजनन दर 1.9 पर आ गई है, जबकि एक कम से कम 2.1 होनी चाहिए। दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इसके बाद जान बचाने की कोशिश में पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब अध्यादेश के जरिए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में इस बिल को पास कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को राहत मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना पिछले 24 घंटे में हत्या की 4 वारदातों से दहल गई है। कल न्यू अरफाबाद कॉलोनी में एक घर में घुसकर दनादन फायरिंग की गई, 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आज बिक्रम में अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन वारदातों से पटना में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मालदीव ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मार्केटिंग एंड
पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया है। खास बात यह है कि मालदीव सरकार का यह फैसला पीएम मोदी की मालदीव यात्रा से ठीक पहले आया है। मालदीव इसके जरिए भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में आज सुबह एक स्कूल में हुए शूटआउट में 11 छात्रों समेत कुछ टीचर्स की मौत हो गई है। इस फायरिंग में 28 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली स्कूल के ही एक छात्र ने चलाई जो कथित तौर पर परेशान था। सुरक्षाकर्मियों ने उसे मार दिया। इस शो की शुरुआत में हमने आपको एक खबर दिखाई थी और वो खबर थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत से खौफ में अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया और यह भी बताया था कि किस तरीके से चीनी हथियार वहां पर पूरी तरह फेल होने हैं। यह आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिले जिन हथियारों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था उन सबको हमने धाराशायी कर दिया। उस संघर्ष में आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को जो दर्द दिया वो उसे लंबे वक्त तक याद रहेगा, लेकिन अब उसे जिंदगी भर की तकलीफ देने के लिए भारतीय वायुसेना में एक और शक्ति कवच शामिल होने वाला है। इसका नाम है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। खबर है कि रक्षा मंत्रालय बहुत जल्द 30,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित भारतीय सेना में के लिए QRSAM की 3 रेजिमेंट खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल रेजिमेंट चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाएगी। इस खबर ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सियासी और फौजी गलियारों में हलचल मचा दी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की नींद उड़ चुकी है। मुनीर और उनकी फौज अभी तक आकाश तीर के वार नहीं भूल पाई है और अब उनके सामने तैनात होने जा रहा है QRSAM। अब जरा देखिए कि यह कवच कितना खतरनाक और घातक है। QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक स्वदेशी मिसाइल है, बल्कि एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी रेंज करीब 30 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक ये किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा में तेजी से उड़ते टारगेट को खोजने और ट्रैक करने में और वार करने में सक्षम है। दिन हो या रात, हर मौसम में ये फायर कर सकता है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को कभी भी और कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसकी तैनाती के बाद ये आकाश तीर, MRSAM और S-400 के साथ मिलकर भारत का ऐसा अभेद वायु रक्षा कवच बनेगा जिसके आगे दुश्मन की कोई भी मिसाइल और ड्रोन टिक नहीं पाएगा। उनके हर हथियार को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीमाओं पर जब इसकी तैनाती होगी तो ये न सिर्फ दुश्मनों की हरकत पर नजर रखेगा बल्कि आसमान में जरा सी आहट होते तुरंत वार करके जवाब भी देगा। बड़ा पावरफुल वॉर फाइटिंग के लिए सिस्टम है, अपने स्काइज को, पूरे आसमान को प्रोटेक्शन देने के लिए। और जब ये हमारी फॉर्मेशंस हरकत करती हैं, आर्मर्ड फॉर्मेशंस खास करके, तो उनके साथ ये रेजिमेंट्स या बैटरीज डिप्लॉयड होंगी और ये पूरी तरह से ये हवाई कवर जो है उनकी तरफ से मिल जाता है। इसकी ऑपरेशन रेंज जैसे मैंने बताया 30 से 30 किलोमीटर तक है। स्पीड है 4.5 मैक और इसका मतलब है ये इतनी तेज़ी से जाता है कि कोई इसका एक बार अगर ये टारगेट पर चला जाए तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। और फिक्र में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आज फारूक अब्दुल्ला की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। इसकी वजह है श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन से फारूक अब्दुल्ला का श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक का सफर। फारूक अब्दुल्ला गोल टोपी और काला चश्मा पहनकर आज सुबह श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन यात्रा को जम्मू कश्मीर और बाकी देश के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव बताया। इस मौके पर वो काफ़ी भावुक हो गए। काफ़ी जज्बाती होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, माता ने बुलाया है, आया है बुलावा शेरावाली का। फारूक अब्दुल्ला के मुंह से निकले ये शब्द वहाँ काफ़ी देर तक गूंजते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल खुशी से गदगद। फारूक अब्दुल्ला ने इस ट्रेन से सफ़र करते हुए कहा, जब वो चिनाब ब्रिज पार कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। फारूक अब्दुल्ला को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जम्मू कश्मीर का ये सपना सच हो गया और जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने के लिए ये ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फारूक अब्दुल्ला के इस ऐतिहासिक सफ़र पर आप ये न्यूज़ रील देखें, इसमें बदले हुए कश्मीर का अक्स आपको दिखेगा। आज बेहद खुशी है कि जिसका इंतज़ार हम इतने सालों से कर रहे हैं
आज वो ख्वाब पूरा हो। मोदी जी की सरकार में ये पूरा हो गया और हम आज इस रेल में सफर कर रहे हैं। आप मेरा था कि रेल जो है वो हमें भारत के हर हिस्से से जोड़े जी। आज वो ख्वाब पूरा हो जी। माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता आया है बुलावा शेरा वाली। कश्मीर की सर्द वादियों के बाद, बल्कि खुशनुमा वादियों के बाद, बात दिल्ली की गर्मी की। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्म हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। लेकिन अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अगले कुछ दिनों तक कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज यानी 10 जून को अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा। 11 जून को यानी कल 44 डिग्री तक गर्मी पड़ सकती है। 12 जून को तापमान 43 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 13 जून को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान तब भी 40 डिग्री तक तो रहेगा। वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो आज श्रीनगर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और 13 जून को श्रीनगर में इतना ही तापमान रह सकता है। ये सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। इसके बाद 14 जून से श्रीनगर में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि दिल्ली में कल के बाद परसों यानी 12 जून को तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। जबकि देश के दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी तापमान में कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। आखिर कैसे ये गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है और इस गर्मी में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, फिक्र की ये न्यूज़ रील ज़रूर देखें। दस तारीख और 11 तारीख को राजधानी दिल्ली में लू भरी आंधी चल सकती है। उसके अलावा गर्म हवाएं जो हैं वो चलने वाली है, तो तापमान में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जाने वाली है आज और कल। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत में इसी तरह के हालात हैं। माइंड एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भैया, इतना कि बस लू लग रही, थप्पड़ से लग रही, इतनी तेज़ हो रही है हवा। इसमें क्या है, हमें बार बार पानी डिहाइड्रेशन होता है और पसीना आता है और ऐसी बीमारियां भी होती है। एनसीआर दिल्ली जहाँ पूरा एडजॉइनिंग एरिया में, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और आने वाले 3 दिन ऑलमोस्ट ऐसा सिनेरियो रहेगा। लोगों को लू लगना जिसको कहते हैं हम, वो हीट हाइपर पायरेक्सिया भी हो सकता है, माइल्ड स्ट्रोक हो सकता है या हीट कोमा हो सकता है। एक बार फिर से राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जो 5 जिले हैं वो उनका जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर है और गंगानगर जिला यानी कि जो गंगानगर जिला है उसका तापमान है 47.4, यानी कि पूरे देश भर में जो है राजस्थान का गंगानगर जिला सबसे ज़्यादा गर्म बताया जा रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क है और तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है।